हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जेएस द इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के 3rd चैप्टर डीप वाटर की हिंदी में डिटेल स्टोरी के विषय में। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू द लेसन के विषय में जानेंगे, उसके बाद समरी के विषय में थोड़ा सा जानेंगे, फिर उसके बाद डिटेल्ड स्टोरी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर, अगर हम इस चैप्टर को हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका अर्थ निकलता है गहरा पानी। इस चैप्टर को जिस लेखक ने लिखा है उनका नाम है विलियम डगलस, जिनका जन्म 1898 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1980 में हुई। अब हम यहाँ पहले तो इंट्रोडक्शन के विषय में जान लेते हैं इस चैप्टर के। विलियम डगलस का जन्म मैन, मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये जो चैप्टर है डीप वाटर, ये ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। ये जो उद्धरण है, ये जो एक्सर्प्ट है, ये बताता है कि कैसे विलियम डगलस जब वह लड़का था तालाब में लगभग डूब गया था। एक बड़े व ताकतवर लड़के ने उसको उस तालाब के गहरे वाले हिस्से में फेंक दिया था। वह बहुत डर गया था, लेकिन इतना डरा नहीं कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। इस चैप्टर में वह पानी संबंधी अपने भय के बारे में बताता है। यानी हम ये मान सकते हैं कि इस चैप्टर में लेखक को पानी से जो डर लगता था, उस डर के विषय में लेखक इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। वह यह भी बताते हैं कि उन्होंने अपने भय पर कैसे विजय प्राप्त की। अब यह देखते हैं कि यह आत्मकथा संबंधी जो चैप्टर है, जो निबंध है, इसका चयन भय की उस चर्चा को समर्थन देता है अथवा नहीं देता है। तो ये चैप्टर के थोड़े से इंट्रोडक्शन के विषय में हमने बताया। अब इस चैप्टर की जो समरी है उसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। जब लेखक 10 या 11 वर्ष के थे तब उन्होंने तैराकी सीखने का फैसला किया। उसे शुरू से ही पानी से घृणा थी, लेकिन वह YMCA स्विमिंग पूल पर गए क्योंकि यह सुरक्षित स्थान था। वह अपनी जल पंखों से तैरना सीखने लगे। एक दिन वह स्विमिंग पूल में गिर गए जब वहां अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। एक 18 वर्ष का ताकतवर लड़का वहां आया और लेखक को गहरे जल में फेंक दिया। वह मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा। वह पानी से बहुत डर गया। कौन डर गया पानी से? लेखक। लेकिन उसे पता चल गया कि मौत स्वयं डरावनी नहीं होती। वह मौत का भय है जो डरावना है। यानी हम कह सकते हैं कि लेखक की जो राय बनी पानी में गिरने के बाद, वो ये बताना चाहते हैं कि मौत भयानक नहीं होती, बल्कि मौत का जो डर होता है वो ज़्यादा भयानक होता है। उसने पानी के भय से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उसने नए सिरे से शुरुआत की और एक प्रतिभावान तैराक बन गया। ये इस चैप्टर की समरी थी। अब हम इस चैप्टर की डिटेल्ड स्टोरी के विषय में जानेंगे, जो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं 10 या 11 वर्ष का था, यहाँ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ भी मैं आएगा वो लेखक की बात हो रही है। लेखक बता रहे हैं अपनी जीवन में घटी हुई घटना को। जब मैं 10 या 11 वर्ष का था, यह घटना घटी थी। मैंने तय किया कि मैं तैरना सीखूं। याकिमा में YMCA में एक तरणताल था जिसने वास्तव में अवसर प्रदान किया। याकिमा नदी खतरों से भरी हुई थी। मेरी माँ मुझे इसकी चेतावनी देती रहती थी और उस नदी में जो आदमी डूबे उनके विवरण से मेरे मस्तिष्क में स्मृति ताजी बनाए रहती थी। लेकिन YMCA ताल सुरक्षित था। इसका उथला सिरा 2 या 3 फुट गहराई था, जबकि दूसरा सिरा 9 फुट गहरा था। ढाल जो था इसका क्रमिक था। मैंने जल पंखों की एक जोड़ी खरीदी और पुल पर गया। मुझे उसमें नंगे पैर प्रवेश करने से घृणा थी। मैं अपनी पतली टांगें दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त की और नंगा होकर ताल में प्रवेश
किया। वैसे आरंभ में ही मुझे जल से घृणा थी जब जब मैं पानी में होता था। यह घृणा शुरू हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया समुद्र तल पर ले गए। वे और मैं दोनों साथ साथ समुद्री फुहारों के बीच खड़े थे। मैंने उनको जकड़कर पकड़ लिया, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे भूमि पर गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गई। मैं पानी में दफनाया हुआ था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं भयभीत था। पिताजी हंसे, पर लहरों की शक्ति का मेरे हृदय में आतंक छा गया था। YMCA तरड़ताल से मेरे परिचय ने अप्रिय स्मृतियाँ पुनर्जीवित की और बच्चे को होने वाले डर का एहसास मुझे भी होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद मुझे विश्वास उत्पन्न हो गया। मैंने अपने नए जल पंखों से जल में तैरना शुरू किया। मैं दूसरे लड़कों को देख रहा था और उनकी नकल करने का प्रयास कर रहा था। मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार यह किया और जल में आराम महसूस करना शुरू किया कि दुर्घटना हो गई। मैं ताल पर गया जब वहाँ मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं था। वहाँ सन्नाटा था, वहाँ पानी था और टाइल लगी तली बाथ टब जैसी सफ़ेद और साफ थी। मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं पानी में अकेला प्रवेश करूं। अतः मैं दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए ताल के किनारे बैठ गया। अभी मुझे वहाँ बैठे हुए अधिक देर नहीं हुई थी कि एक बड़ा धौंसिया लड़का, ताकतवर लड़का आया। शायद वह 18 वर्ष का था। उसकी छाती पर घने बाल थे, उसकी टांगों और बाहों की मांसपेशियां चमकती थीं। वह सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। वह जोर से चिल्लाया, हे दुबले पतले, तुम गोता लगाना चाहते हो? यह कहकर उसने मुझे ऊपर उठाया और ताल के गहरे सिरे में मुझे फेंक दिया। मैं बैठने की मुद्रा में नीचे गया। पानी निगला और एकदम नीचे तली में चला गया। मैं भयभीत था, लेकिन फिर भी डर के मारे होश नहीं खोए थे। जब मैं नीचे गया, मैंने योजना बनाई। जब मेरे पैर तली पर लगेंगे, मैं एक बड़ी कूद लगाऊंगा, सतह पर आऊँगा, चपटा लेट जाऊंगा और ताल के किनारे पर चला आऊँगा। नीचे जाने का रास्ता लंबा प्रतीत हुआ। वे 9 फुट मुझे 90 फुट से ज़्यादा लगने लगे और इससे पहले कि मैं तली का स्पर्श करता, मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। पर जब मेरे पैर तली से टकराए, मैंने पूरी शक्ति बटोरी और जैसा मैंने सोचा था, ऊपर की ओर जोर से छलांग लगाई। मैं कल्पना करता था कि मैं सतह पर कार्क की भांति उतर आऊँगा। बजाय इसके मैं धीरे से ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोलीं और कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल पानी ही दिखाई दिया। वह ऐसा पानी था जिसका गंदा हल्का पीला रंग था। मैं भयभीत हो गया। मैं ऊपर पहुंचा, जैसे मैं एकदम रस्सी पकड़ूंगा और मेरे हाथों ने केवल पानी जकड़कर पकड़ रखा था। मेरा दम घुट रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का प्रयत्न किया, पर कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। तब मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आए, पर मेरा मुंह बाहर नहीं आया था। मैंने पानी की सतह पर संघर्ष किया। पानी निगला और मेरा दम घुट गया। मैंने अपनी टांगें ऊपर लाने का प्रयत्न किया, पर वे मृत भार की तरह लटक गईं। उनमें लकवा सा हो गया और वे मुड़ नहीं सकीं। एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी। मैंने चीख मारी, पर केवल पानी ही मेरी चीख सुन सका। मैं ताल की तली पर वापस जाने की लंबी यात्रा शुरू कर चुका था। जैसे ही मैं नीचे गया, मैं पानी से टकराया। मेरी शक्ति खत्म हो गई, मानो कोई डरावने सपने में किसी बहुत ही शक्तिशाली बल से लड़ रहा हो। मेरी सांसें आना बंद हो गईं, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे, मेरा सिर चकराने लगा। मुझे चक्कर आ रहे थे, पर मुझे योजना याद आई। मैं ताल की तली से उछाल लगाऊंगा और सतह पर कॉर्क के समान आऊँगा। मैं पानी पर चपटा लेटूंगा, अपने हाथ पानी पर मारूंगा और अपने पैरों को बार बार और ज़ोर ज़ोर से मारूंगा। जब मैं ताल के किनारे आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। मैं नीचे और नीचे की ओर जाता रहा। मैंने अपनी आंखें खोलीं। पीली दीप्ति वाले पानी के अतिरिक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि कालिमा लिए हुए पानी के पार देखना असंभव है। उसके पश्चात मात्र आतंक ने मुझे कसकर जकड़ लिया। ऐसा आतंक जो समझ से परे है, ऐसा आतंक जो नियंत्रण से बाहर है, ऐसा आतंक जो नियंत्रण से बाहर है, आतंक जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसने कभी इसका अनुभव न किया हो। मैं पानी के नीचे
बहुत जोर से चीख रहा था। मैं पानी के नीचे अशक्त था, डर के मारे कड़ा और कठोर था, यहाँ तक कि मेरे गले में चीखें भी बर्फ़ की तरह जम गई थीं। केवल मेरा सिर और हृदय का धड़कना कहता था कि मैं अब भी जीवित हूँ। जिस समय आतंक छाया हुआ था, मुझे एक युक्ति सूझी। जब मैं तली से टकरा हूँ, मुझे कूदना याद रहना चाहिए। आखिर मुझे अपने नीचे टाइलें महसूस हुईं। मेरे पैर की अंगुलियाँ उन तक पहुँची जैसे वे टाइलों को अचानक ही पकड़ना चाहती हैं। मैं पूरी शक्ति से कूदा, लेकिन कूदने से कोई अंतर नहीं आया। मेरे चारों ओर पानी स्थिर था। मैं रस्सियों, सीढ़ियों, जल पंखों की तलाश करता रहा। पानी के अलावा कुछ नहीं था। पीले पानी की बहुत बड़ी मात्रा मुझे पकड़े हुई थी। भयंकर आतंक ने मुझे और जोर से जकड़ लिया। बिजली के बड़े आवेश की तरह आतंक ने मुझे डर से हिलाया और कपाया। मेरी बाहें हिलती नहीं थीं, मेरी टांगें हिलती नहीं थीं। मैंने सहायता प्राप्त करने के लिए संदेश भेजने का प्रयत्न किया, माँ को बुलाने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद तभी बड़े विचित्र ढंग से प्रकाश हुआ। मैं बहुत बुरे पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। तब मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। मैंने हवा चूसी पर पानी मिला। पीलापन लिए हुए प्रकाश अब बुझ रहा था। तब सब प्रयास बंद हो गए। मेरा तनाव कम हुआ, यहाँ तक कि मेरी टांगें क्षतिग्रस्त हो गईं और एक कालापन मेरे मस्तिष्क के ऊपर छा गया। इससे मेरा डर दूर हो गया, इससे आतंक भी दूर हो गया। अब भय भी नहीं रहा, अब खामोशी थी और शांति थी। अब किसी चीज़ का कोई डर मुझे नहीं लग रहा था। यह उत्तम रहा, उम्मीदा रहा। सोना, कूदने की कोई आवश्यकता नहीं। कूद कर बहुत थक चुका था। धीरे धीरे जाना उत्तम था। अंतरिक्ष में उतरना। कोमल भुजाएं मेरे चारों ओर थीं, माँ की जैसी कोमल भुजाएं। अब मुझे सो जाना चाहिए। मैंने विस्मृति पार कर ली थी और जीवन का पर्दा नीचे गिर गया। इसके बाद दूसरी बात जो मुझे याद है, वह ताल के पास अपने पेट के बल लेटा हुआ था, उल्टियाँ कर रहा था। वह लड़का जिसने मुझे ताल में फेंका था कह रहा था, लेकिन मैं तो यूं ही उल्लू बना रहा था। किसी ने कहा, लड़का तो मरणासन हो गया, अब सब ठीक हो जाना चाहिए, आओ उसको लॉकर रूम में ले चलें। 2-3 घंटे बाद जब मैं घर गया तो मैं कमज़ोर था, मैं कांप रहा था, और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं कांपा और चिल्लाया। उस रात में भोजन नहीं कर सका। कुछ दिनों तक मेरे मन में डर मंडराता रहा। जरा सा भी प्रयास, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, मुझे अप्रसन्न कर देता था। मेरे घुटने डगमगाते थे और मेरा पेट खराब हो जाता था। मैं वापस तल पर कभी नहीं गया। मुझे पानी से डर लगता था। मैंने पानी से दूर रहने का प्रयास किया। कुछ वर्षों बाद जब मुझे कैस्केड्स यानी झरना के पानी का पता चला, मैं उनमें जाना चाहता था। और जब कभी मैं गया, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी को तैरकर पार करता था, गोट रॉक्स की उष्ण झील में स्नान करता, वह आतंक जो मुझे ताल में जकड़ लेता था वापस आ जाता था। वह पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो जाता था। मेरी टांगें निष्क्रिय हो जाती थीं। कँपकँपी लाने वाला डर, भय मेरे मन को अचानक और जोर से जकड़ लेता था। आने वाले वर्षों में भी यह अक्षमता मेरे साथ बनी रही। मेन झील पर डोंगी में बैठकर सालमन मछली पकड़ना, जो झील के एक ऐसे भाग में रहती थी जो लगभग या पूरी तरह भूमि से घिरा हुआ था। न्यू हैम्पशायर में ताज़े जल में रहने वाली बासी मछली पकड़ना, डिशूट में ताज़ा पानी में रहने वाली सामान्य ट्राउट पकड़ना, ओरेगोन में मेटोलियस मछली पकड़ना, कोलंबिया में सालमन मछली पकड़ना, कास्केड्स में बम्पिंग झील में मछली पकड़ना। जहाँ भी मैं गया, पानी का मंडराने वाला डर मेरे पीछे पीछे लगा रहा। इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राएं, डोंगी, बड़ी नाव, खेने और तैरने की खुशी से मुझे वंचित कर दिया। इस डर पर विजय पाने के लिए मैंने हर एक तरीका अपनाया जो मैं जानता था, पर उसने अपनी पकड़ मजबूत रखी। अंत में 1 अक्टूबर को मैंने एक शिक्षक लगाने और तैरना सीखने का निश्चय किया। मैं एक ताल पर गया और सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया, प्रतिदिन 1 घंटा। शिक्षक ने मेरे चारों ओर एक पेटी बांधी।
पेटी से एक रस्सी बांधी जो एक पुली से गुजरती थी, जो ऊपर लगे केबल पर चलती थी। उसने रस्सी का सिरा पकड़ा और हम आगे पीछे चलते रहे। ताल के कोने से दूसरे कोने तक तैरने में थोड़ा डर मुझे जकड़ लेता था। जब शिक्षक रस्सी को थोड़ी ढीली छोड़ देता था, मैं नीचे चला जाता था। पुराना डर वापस आ जाता था और मेरी टांगें निष्क्रिय हो जाती थीं। 3 माह पश्चात तनाव कम होने लगा। जब उसने मुझे सिखाया कि मैं अपना चेहरा पानी में रखूं और बाहर सांस निकालूं और नाक उठाऊं और अंदर सांस लूं, मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया और इस डर का एक भाग समाप्त होता रहा। वह डर जो मुझे पानी में सिर रखने पर जकड़ लेता था और अब धीरे धीरे कम हो गया था। दूसरी बार शिक्षक ने मुझे ताल के पास पकड़ा और कहा कि टांगों से ठोकर मारो। हफ्तों तक मैं वैसा ही करता रहा। शुरू में तो मेरी टांगें ऐसा नहीं कर पाईं, पर धीरे धीरे उनका तनाव कम होता गया और अंत में मैं टांगों को जैसे प्रयोग करना चाहता था करने लगा। इस प्रकार उसने एक एक चीज़ का अभ्यास कराकर मुझे तैराक बना दिया और जब वह एक चीज़ के अभ्यास को पूर्ण बना चुका था, उसने सब भागों को संपूर्ण, समग्र, पूर्ण बनाया। अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो। भुजाएं बाहर की ओर फैलाकर सिर के बल कूदो, हाथों और घुटनों के बल बढ़कर अपनी यात्रा पूरी करो। मैंने ऐसा ही किया। शिक्षक का कार्य पूरा हो चुका था, पर मैंने पूर्णता प्राप्त नहीं की थी। मैं अब भी सोचता था कि जब मैं ताल में अकेला होऊंगा तो डर जाऊंगा। मैंने इसका परीक्षण किया। मैं ताल में इस छोर से उस छोर तक गया और फिर वापस आया। पुराने डर की यादें ताज़ा हो जाएंगी, पर जब मैं उस आतंक पर गुर्रा कर कह सकता था, अरे तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, ठीक यह तुम्हारा डराना है, देखो, और फिर ताल को एक बार पूरा तैरकर पार करता था। यह स्थिति जुलाई तक बनी रही, पर मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। मैं आश्वस्त नहीं था कि सारा डर चला गया है। अतः मैं न्यू हैम्पशायर में बेंटवर्थ झील पर गया। ट्रेक्स द्वीप पर एक घाट से झील में छलांग लगाई और मैं स्टैम्प एक्ट द्वीप तक 2 मील पार तैरा। मैं विभिन्न विधियों से तैरा, रैंक और छाती के बल, पार्श्व बल और पृष्ठ बल। केवल एक बार डर लगा जब मैं झील के मध्य में था। मैंने अपना चेहरा पानी में रखा और पानी की गहराई के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। पुराना डर किसी रूप में पुनः वापस आया। मैं हंसा और मैंने कहा, अच्छा मिस्टर आतंक, तुम क्या सोचते हो कि मेरे साथ क्या कर सकते हो? वह भाग गया और मैं तैरता रहा। इतना होने पर भी मेरे मन में कुछ संदेह बाकी था। मैं अपने पहले अवसर पर पश्चिम की ओर तेजी से भागा। वहाँ से कॉनरेड मीडोज गया, ऊपर कॉनरेड क्रीक ट्रेल गया, वहाँ से मिड ग्लेशियर गया और वॉर्म लेक के पास ऊंचे चरागाह में कैंप गया। अगले दिन सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में छलांग लगाई और तैरकर दूसरे किनारे पर गया और वहाँ से वापस आया। ठीक वैसे ही मैंने किया जैसे डक कॉर्पोरॉन किया करता था। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने प्रतिध्वनि लौटाई। मैंने पानी के अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। मेरे लिए अनुभव का गहरा अर्थ है जैसे केवल वे लोग जिन्होंने नंगे आतंक का अनुभव किया है और उस पर विजय प्राप्त की है, इसका महत्व समझते हैं। मृत्यु में शांति है, मृत्यु के डर मात्र में आतंक है, जैसा रूजवेल्ट जानते थे। उन्होंने कहा, हम सबको जिस चीज़ से डरना चाहिए वह स्वयं डर है। चूँकि मैंने दोनों का अनुभव किया है, मरने का संवेदन और आतंक जो मरने का डर पैदा करता है, जीवित रहने की इच्छा किसी भी तरह से तीव्रता से पैदा होती है। अंत में मैंने अपने को मुक्त महसूस किया, स्वतंत्र महसूस किया। मैं अब पगडंडियों पर चलने और पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। इन चीज़ों ने मेरे डर को दूर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की डिटेल्ड स्टोरी को जानने के बाद, पढ़ने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस चैप्टर में लेखक हमको ये बताना चाह रहा है कि किसी भी कार्य को करने पर हमको डर लगना स्वाभाविक है। हमको उस डर से किस तरह से पार पाना है, उस डर से अपने आप को किस तरह बाहर निकालना है, इसके लिए हमको जिस काम को करने से डर लग रहा है उसी काम को करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते रहने से हमारा उस काम को करने के प्रति जो डर है, मन में जो दिल में डर है, वो समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स,
ये थी डीप वाटर की डिटेल स्टोरी जो मैंने आपको हिंदी में बताई। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी निश्चित रूप से इस चैप्टर को समझने में मदद करेगी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी समझ में निश्चित रूप से आई होगी, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर की जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, और आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपकी समझ में ज़रूर आएगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की हिंदी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।